ठीक है। चलिए, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, हरियाणा बजट 2022-23, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट बात यह है कि ये आया कब था, ठीक है। तो इस बार का जो बजट है ना, वो आया था हमारा 8 मार्च 2022 को आया था। मैं आपको हाइलाइट्स बता रहा हूँ, ये वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। इसको काफ़ी लेंथ और काफ़ी डिटेल से होता है, लेकिन आपके एचटेट एग्जाम के लिए पर्सनली बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को पूरा बजट समझ में आ जाएगा। और लगभग 40-50 क्वेश्चन भी करवा दूंगा इससे रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा ये, ठीक है। तो चलिए समझे अगर हम लोग यहाँ पे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इसको बजट को पेश किया था 8 मार्च 2022 को। अब आपके सबसे पहला मन में क्वेश्चन आ गया कि मुख्यमंत्री बजट कैसे पेश करते हैं। बजट तो पेश करने वाले वित्त मंत्री होते हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री है उन्हीं के पास ही फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो ये बात याद रखिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो है ना वो बजट पेश किया है। कब किया है? 8 मार्च 2022 को किया है। अपना दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट इन्होंने पेश किया। और हरियाणा राज्य भारत का वो पहला राज्य है जो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर बजट पेश करने वाला राज्य बना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर आज तक किसी ने बजट पेश नहीं किया है, ये हरियाणा राज्य ने ही बजट पेश किया है। सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल सी बात यही है। 3 चीजें छोटी छोटी याद करवाई है मैंने आपको। पहली चीज तो याद करवाई है कि हरियाणा का पहला बजट कौन से साल में आया? 1967 में आया। चुटकू सा सवाल है बस, ठीक है। दूसरा सवाल मैंने ये याद करवाया है आपको कि हरियाणा राज्य का जो बजट है ना वो कौन सी तारीख को आया? 8 मार्च 2022 को आया। तीसरी बात, किसने पेश किया है? तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उन्होंने ही पेश किया, क्योंकि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है ना वही हरियाणा के वित्त मंत्री भी है, तो उन्होंने इसको पेश किया है। ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, इस बार का बजट था कितना, ये इंपॉर्टेंट है। 1,77,255.99 करोड़ रुपए का। ये डेटा आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आज आपको बहुत सारा डेटा याद करना पड़ेगा और कोई इलाज है नहीं इसका, तो ऑल ईयर्स रखना, मतलब कान चौकन्ने रखना। कॉपी पेन है तो लिख लेना, अदरवाइज पीडीएफ तो इसका टेलीग्राम पे दे ही दूंगा। कल वाली क्लास का पीडीएफ भी शेयर कर चुका हूं टेलीग्राम पे, चेक कर लेना आप लोग। आज वाली का भी डेटा मिल जाएगा आपको। 1,77,255.99 करोड़ रुपए का जो है ना ये बजट दिया गया है आपका। पिछले साल से 15.5%, लगभग 15.6% जो है ना ज्यादा है। तो यहां से क्वेश्चन बनने वाले आपके क्लियर हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। दोबारा एक बार फटाफट बता देता हूं, इस बार का बजट कौन सी तारीख को आया? 8 मार्च 2022 को आया। दूसरी बात, बजट किसने पेश किया? बजट पेश किया है मुख्यमंत्री जी ने, जो कि वित्त मंत्री ही है। एक्चुअली उन्होंने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है, क्योंकि ये ही वित्त मंत्री है जिनके पास में मुख्यमंत्री का चार्ज है। अगली बात है कि पिछली बार से इस बार के बजट में परसेंटेज वाइज कितना ज्यादा है? तो 15.6% ज्यादा है। इस बार का बजट जो है ना वो कितने का था टोटल? तो टोटल बजट इस बार का हरियाणा का 1,77,255.99 करोड़। और पहला बजट कब आया था? 1967 को आया था। यहां तक के छोटे से डेटा आपके कवर हो चुके होंगे। बहुत ही सिंपल सी बात ही ये, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं बजट की इंपॉर्टेंट जो है ना वो हाईलाइट्स कौन कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है, वो आपको सारी शेयर करता हूं। बड़ी ध्यान से सुनना, लेक्चर में बहुत डिटेल है, एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, ठीक है। पहली बार लोकसभा की तर्ज पे बजट पास किया है। अगर ये पूछा जाए हरियाणा राज्य के अंदर साल 2022 का जो बजट है ना वो किस तर्ज पे पेश हुआ है, तो लोकसभा की तर्ज पे। यानी कि जैसे हमारा यूनियन बजट पेश होता है ना, एज इट इज वैसा वैसा हमारा इस बार का स्टेट बजट जो है ना वो पब्लिश किया गया है। एक बात ये भी अपने आप में यूनिक दिख रही है। इसके अलावा जो है ना इस बार जो है ना कितनी कमेटियां बनाई गई थी बजट के लिए? 8 कमेटी जो है ना बनाई गई थी। इसके बाद ही बजट पारित हुआ है। याद करवाता जाऊंगा साथ के साथ, बस ध्यान रखते रहना कि इस बार पहली बार बजट लोकसभा की तर्ज पे कितनी कमेटियों के साथ हुआ है? 8 कमेटियों के साथ में जो है ना ये बजट को तैयार किया गया। अच्छा, इसमें रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार, इनके अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के इलेक्ट्रिक बस की पायलट परियोजना जो है ना इसकी शुरू करने का टारगेट रखा गया। पूछा जाएगा हरियाणा के किन जिलों के अंदर चार्जिंग वाली या यूं कहिएगा इलेक्ट्रिक बस जो है ना वो स्टार्ट करने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है छोटे लेवल पे, पूरे हरियाणा में तो नहीं है ये। पायलट का मतलब है कुछ जिले चूज कर लिए गए, यहां पे चला दी जाएगी। अगर यहां पे सक्सेस हो जाता है ये प्रोजेक्ट
तो इसका मतलब पूरे हरियाणा के अंदर जो है ना ये प्रोजेक्ट को अप्लाई किया जाएगा। जिले फिर याद करते हैं, जिले याद करना है भी थोड़ा सा आसान, ठीक है ना। क्या है जी, एक आपका रोहतक और हिसार पास पास के हो गए, यमुनानगर और पानीपत को ऐसे सोच लो कि ये दोनों पास पास के हैं, ठीक है। तो हिसार, रोहतक, यमुनानगर, पानीपत, ये 4 जिले हैं। इन 4 जिलों के अंदर इलेक्ट्रिक बस पायलट परियोजना का टारगेट रखा गया है। तो ये अगला सवाल बना आपके लिए क्या, कि इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए इस बार के बजट में कितने जिलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट का काम रखा गया है। तो टोटल 4 जिले, 4 जिलों में रोहतक है, हिसार है, पानीपत है और यमुनानगर है। मन में यूं बनाना कि रोहतक और हिसार ठीक है पास में, यमुनानगर और पानीपत दोनों पास में, ये 4 जिले, इन चारों के अंदर क्या चलने वाली है, इलेक्ट्रिक बस। बजट से ही कहा गया था, राइट। अगली बात हमारी, इसी बार के बजट में और इंपॉर्टेंट बात आई है, 21 साइबर थाने खोलने का फैसला लिया गया है। साइबर थाने क्या होते हैं, आजकल साइबर फ्रॉड बहुत चल रहा है। साइबर फ्रॉड चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि भी मेरे पास में जैसे अकाउंट है मेरा, कोई मेरे अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं, मुझे बिना पता लगाए। मेरा आईडी जो है ना, कोई फेसबुक आईडी हो सकता है, या मेरा कोई पर्सनल क्रेडेंशियल क्रेडिट कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड के या नेट बैंकिंग का है, वो कोई चुरा ले, वहां से धोखाधड़ी कर दे, तो उस प्रकार के अपराध को आप साइबर अपराध के नाम से जानते हो, ऑनलाइन ठगी जैसे होती है। तो इनको रोकने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग ऑनलाइन आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे जाहिर सी बात है कुछ फायदे हैं तो उतने नुकसान तो आ ही जाते हैं अपने अपने। तो इसीलिए साइबर अपराधों को रोकने के लिए हरियाणा राज्य के अंदर टोटल 21 साइबर स्टेशन खोले जाने की बात हुई है। 21 नए साइबर थाने खोले जाएंगे अलग से। पुलिस थाने तो है ही है, वो तो देखो अलग चीज है, लेकिन ये साइबर स्टेशन अलग से होंगे जहां पे लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए हालांकि ऑलरेडी एक टोल फ्री नंबर जारी किया जा चुका है जो है 1930, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 1000 कांस्टेबल की भर्ती होगी, 2000 नए आवास बनेंगे। वो कांस्टेबल की भर्ती तो चलो छोड़िएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या, कि पुलिस कर्मचारियों के लिए 2000 नए जो है ना वो आवास बनने वाले हैं। पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास मतलब जो क्वार्टर होते हैं ना वो बनाए जाएंगे। कितने, टोटल 2000 क्वार्टर बनाए जाएंगे, ठीक है। यहां तक मैंने क्या पढ़ा दिया, एक बार फिर रिवाइज करो। पहला बजट कब आया था, 1967 को आया था। मैं पूछूं इस बार का बजट किसने पेश किया, मुख्यमंत्री ने पेश किया। कब पेश किया, 8 मार्च 2022 को। 8 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना वो सेलिब्रेट किया जाता है। फिर मैं आपको यूं कहूं कि इस बार का बजट जो है ना मुख्यमंत्री ने पेश किया, पर कितना परसेंटेज ज्यादा था पिछले के मुकाबले, 15.6% ज्यादा था। फिर मैं अगर ये पूछूं इस बार का बजट तो कितना था, तो इस बार का बजट 1,70,255.99 करोड़ रुपए का इस बार का टोटल बजट था। इस बार का बजट किसकी तर्ज पे आया, लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य लोकसभा की तर्ज पे। कितनी कमेटियां बिठाई, 8 कमेटियां बिठाई गई। कितने जिलों के अंदर इलेक्ट्रिक बस चलाने का टारगेट रखा गया, 4 जिले। 4 जिले कौन से हैं, रोहतक है, पानीपत है और कौन सा है, सॉरी हाँ रोहतक है, पानीपत है, यमुनानगर है, हिसार है। खैर मैं इनको वैसे याद कर गया, पर तुम लोग यूं ही याद करना, हिसार, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर, ठीक है ना। खैर कैसे भी याद कर लेना, चलो यार 4 जिले याद रखने हैं। इसके बाद में अगली बात बताई थी, इस बार नए साइबर थाने कितने खोले जाने की बात हुई है, 21। कितने पुलिस वालों के लिए जो आवासीय कॉलोनियां खोलने की बात हुई है, 2000। और पुलिस थाने, सॉरी आपके 1000 महिला कांस्टेबल तो खैर होगी वो ठीक है आपकी। फिर अगली वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रामीण खंड और नगर निकायों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मिशन अभ्युदय और मिशन अभ्युदय नगर कार्यक्रम, ये क्वेश्चन होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके लिए ना एक योजना है जिसका नाम है दिव्य नगर योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल ईयर्स रखना। कोई भी बात जो है ना आप लोग यहां से क्या कहते हैं वो मतलब कंफ्यूजन में मत रहना कि समझ में आए ना आए, आ जाएगी सब बातें समझ में। हाँ 27 घंटे वाली वीडियो देख लेना, मेरी स्टार IQ यूट्यूब पे पड़ी है। अगर CET का पेपर देना चाहते हो तो उससे पहले एक ही वीडियो देखना है और कोई चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों ही पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज MCQ सब कवर कर रखा है, विद करंट अफेयर्स भी कवर कर रखा है। 2x की स्पीड पे देख लेना, इजीली सब काम हो जाएगा आपका, चिंता ही नहीं करना है आप लोगों को। सीधा यूट्यूब पे सर्च करो 27 आवर हरियाणा GK, मेरी वीडियो आई जाएगी अपने आप ही, ठीक है। खैर
तो हाँ, ये सुनो, गांव के अंदर और शहरों के अंदर, स्पेशली शहरों के अंदर जो है ना, वो आपके कल्चरल प्रोग्राम और के साथ साथ एनवायरमेंट प्रोग्राम, इन प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए दिव्य नगर योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है ना, ये याद करना है आपको, दिव्य नगर योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पे, किसके लिए? शहरों के अंदर जो है ना, वो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना, कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण एक्टिविटी को बढ़ावा देना। पर्यावरण, कल्चरल और के साथ साथ जो है ना आपका जो आपका पर्यटन क्षेत्र है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य के शहरों के लिए नगर योजना, दिव्य नगर योजना जो है ना, उसकी शुरुआत की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण खंड में नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा। अभी इसका क्या मतलब है सर, प्रतिस्पर्धा? मतलब मान लेते हैं मेरा एक शहर हिसार है, आपका एक शहर पानीपत है। अब पानीपत अच्छा बहुत हो रहा है, हिसार अच्छा नहीं हो रहा है, तो हिसार को कंपटीशन में तो लाना पड़ेगा ना, बिना कंपटीशन तो ना, बिना कंपटीशन तो आप भी नहीं पढ़ते। तो आपस में कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए ये दिव्य नगर योजना है कि शहरों के अंदर एनवायरमेंटल चीजें हैं, पर्यावरण है, उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा जो है ना एजुकेशनल एक्टिविटी है, उनको भी आगे लेके जाया जाए। इसके लिए दिव्य नगर योजना है, उसकी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अगली बात, हरियाणा रोडवेज में कितनी नई बसें चलेंगी? 2000 बसें जो है ना, वो नई चलने की बात हुई है। टोटल नई बसें कितनी चलेगी? 2000। भाई आपसे सिंपल सवाल होगा, इस बार के बजट में 2022-23 के बजट में कितनी नई बसें चलाने का टारगेट रखा गया? नहीं, 2000 बसें चलाने का टारगेट रखा गया, मतलब 2000 बसें जोड़ने का टारगेट है। इन सारी बसों में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा के लिए मैक्सी कैब नीति की शुरुआत की जाएगी। और रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार के अंदर, ये तो मैंने अभी बताया था आपको, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक बसें जो है ना स्टार्ट की जाएगी। ये तो सारी बातें ठीक है। ये इतनी वाली लाइन तो मैंने अभी समझाई कि रोहतक है, हिसार है, पानीपत है, यमुनानगर है, इनमें इलेक्ट्रिक बसें होंगी। 2000 नई बस चलेगी। पर ये क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली क्या है? पॉइंट टू पॉइंट परिवहन के लिए मैक्सी कैब क्या है? आप लोग जो है ना आजकल टिकट लेते हैं, वहां जाके वो कागज में कटक कटक वाला सिस्टम है, लेकिन आप यही काम ऑनलाइन टिकट ले लो तो कितना अच्छा रहे, बहुत ही अच्छा रहे सर। आप लोगों को हर पॉइंट के ऊपर जो है ना वो छोटे छोटे आपको कैब देखने को मिल जाए, इलेक्ट्रिक कैब देखने को मिल जाए, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब ट्रांसपोर्ट सुविधा को बढ़ाने के लिए, इसलिए मैक्सी कैब की सुविधा भी है। और ऑनलाइन टिकट इलेक्ट्रॉनिक टिकट है, ई टिकट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक टिकट है। इसको शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट हिसार से ही किया जा चुका है ऑलरेडी। एक छोटा सा ट्रायल इसका ऑलरेडी हो चुका है। आने वाले टाइम में इसका और अच्छे से ट्रायल जो है ना वो पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए सर, नेक्स्ट आपका, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, इलेक्ट्रिक बसों वाला 2000 नई बसें जोड़ने की बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद में है फ्लाइंग प्रशिक्षण। फ्लाइंग प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि जो आप लोग पायलट ट्रेनिंग लेना चाहते हो, उड़ने वाली जहाज वाली, ठीक है ना, उसकी ट्रेनिंग के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना तैयार की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्या कि फ्लाइंग प्रशिक्षण के लिए यानी कि जो पायलट ट्रेनिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? नाम है क्रेडिट गारंटी योजना। नाम क्या है? क्रेडिट गारंटी योजना। ये होते हैं टुकड़े जो आपके होते हैं मजेदार, ये होते हैं क्वेश्चन और ये होता है डेटा पढ़ने के लिए, कामयाब डेटा इसी को ही बोलते हैं, जो आपके पेपर में काम आएगा। समझ रहे हो आप लोग? मतलब देखो, आप आजकल के पेपरों के आधार पे अपने आप को बदलने की कोशिश करना। स्टैटिक पार्ट नो डाउट मैंने भी आपको पढ़ाया है, पढ़ा ही रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन मेरा ये एफिशिएंसी है आजकल के पेपरों में जो स्टैटिक पार्ट है ना आपका, उससे ज्यादा कुछ इस टाइप की चीजें पूछी जा रही है, क्योंकि कंपटीशन को क्रैक कैसे किया जा सके, हटाओ कैसे इतनी भीड़ में से। अब देखो, हर किसी को ये पता है अच्छे से कि हरियाणा में नेशनल पार्क कितने हैं। क्या तुमको नहीं पता या किसी और को? सबको पता है भाई, जिसने भी हरियाणा जीके की तैयारी भी नहीं की, सबको पता है कि 2 नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर और कल्लेसर है। नो डाउट हर कोई बता देगा बात के। हरियाणा के अंदर राज्यपाल कितने रहे, हर कोई बता देगा, कोई वो बड़ी बात नहीं है। राखी गड्डी कहाँ है, सब बता देगा कोई भी। लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पे अटकलें हो सकती है, वो चीजें यही है आपकी कि फ्लाइंग प्रशिक्षण हेतु अभी रिसेंटली कौन सी योजना स्टार्ट की गई? क्रेडिट गारंटी योजना। ये वही बताएगा जिसने पढ़ रखा है, हर कोई इसको नहीं बताएगा, पढ़ने वाला ही बच्चा इसका आंसर करेगा बस। करनाल और भिवानी हवाई पट्टियों की लंबाई 3000 फीट से बढ़ा के 5000 फुट करने का टारगेट रखा गया है। आप लोगों को यह भी याद रखना है, हिसार के अंदर तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सही है सर, मुझे भी पता है, ठीक है ना।
लेकिन करनाल और भिवानी के अंदर जो हवाई पट्टी है ना, उनकी लंबाई 3000 फुट से 5000। अब मैं अगर ये पूछूं कि हमारे बजट के अंदर 8 मार्च 2022 के दिन अगर पूछा जाए किन जिलों की हवाई पट्टियों को 3000 फीट से बढ़ा के 5000 फीट करने का टारगेट रखा गया, दो जिले कौन से, करनाल और भिवानी। करनाल और भिवानी जिले की हवाई पट्टियों को बढ़ा के 3000 फीट से 5000 फीट करने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा 200 नए पायलट ट्रेनिंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस बार के बजट में पूछा जाए कितने नए पायलट ट्रेनिंग के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, 200 नए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। 10 सिंगल इंजन और एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट की खरीद का भी इरादा है। 10 एक सिंगल इंजन और डबल इंजन जो है ना, वो आपके डबल इंजन ही होते हैं ना आपके एयरक्राफ्ट के अंदर, सिंगल इंजन और डबल इंजन दोनों जो है ना आपके 10 तो सिंगल इंजन हो गए, एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट खरीदने का टारगेट बनाया है। तो ये वाला जो दो लाइनें हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें बता दी मैंने एक्चुअली देखा जाए तो। फिर रिवाइज करवाता हूं कि आपके फ्लाइट से रिलेटेड यानी कि एविएशन से रिलेटेड फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए, अब ये ट्रेनिंग कोई ऐसा तो है नहीं कि 1-2 रुपए में होती है, लाखों में ट्रेनिंग होती है। इसके लिए आप लोगों को लोन लेना पड़ेगा, इतना पैसा आम आदमी के पास है नहीं। इसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना स्टार्ट की गई। कब की गई? 8 मार्च को की गई, बजट में की गई, वो तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर, इसकी अगली बात है किन जिलों के अंदर हवाई पट्टी बढ़ाई जाएगी। करनाल और भिवानी में कितनी? 3000 से 5000 बढ़ाई जाएगी। उसके बाद में कितने नए पायलट लाइसेंस जारी करने की बात हुई है? 200 की हुई है। फिर उसके बाद में कितने नए सिंगल इंजन खरीदे जाएंगे एयरक्राफ्ट? 10। कितने डबल इंजन खरीदे जाएंगे? 1 खरीदा जाएगा। कौन सी बड़ी बात है सर, 1 खरीदा जाएगा, 2 खरीदा जाएगा? भाई बेटा, लाखों की बात होती है, करोड़ों की बात है ये। तो इतना बजट अगर जा रहा है तो उसका पढ़ना तो पड़ेगा ही ना भी। हाँ, कहाँ कहाँ पे आपका ये जो है ना आपका पैसा जा रहा है। ठीक है ना, सिलेबस आपका हो जाएगा, कोई टेंशन आपको लेना नहीं है, मस्त रहिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हरियाणा के 300 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण और 6000 किलोमीटर सड़कों के सुधारीकरण का लक्ष्य रखा गया है। आपको ये सुधारीकरण वाला चलो 6000 ना याद रहे, लेकिन ये तो याद रख लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इस बार के बजट में हरियाणा में टोटल नई कितने किलोमीटर सड़कें बनाने का टारगेट रखा गया? 300 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का टारगेट रखा गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। लोक निर्माण विभाग के बजट का 50% सड़कों के लिए जो है ना रखा होगा और हरियाणा के 22 रेलवे ओवरब्रिज का वाहन अंडरपास बनाने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, चलो ये बातें आप लोग सारी छोड़ सकते हो, बस एक ये याद कर लो यहाँ पे कि कितने किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएगी। 300 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी और हरियाणा के अंदर ना 22 रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास, मतलब जहां जहां पे फाटक होते हैं ना उनको हटा के ब्रिज वगैरह बनाए जाएंगे या अंडरपास जो है ना वो बना दिए जाएंगे। इसको भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हरियाणा के अंदर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म नीति बनाई जाएगी। अब ये तो बहुत ही मजे वाली योजना है, आने वाली योजना, सुनो ध्यान से। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म नीति, ये तो ठीक है। हर वृक्ष की गिनती के लिए वृक्ष गणना, जियो टैगिंग की जाएगी। कालका से कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल की स्थापना की जाएगी। बेटा बस सुन रहे हो आप लोग, देख रहे हो विनोद कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इको टूरिज्म, इको होता है आपका, यूं कहिएगा इको फ्रेंडली से ही रिलेटेड है आपका। जैसे आपने हरियाणा में इको क्लब मुझसे ही पढ़े होंगे, शायद याद होगा आप लोगों को, ऐसे ही आपकी चीजें हैं याद करना है। इको टूरिज्म को हरियाणा के अंदर एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट को थोड़ा सुधारने के लिए, वन नीति अच्छी करने के लिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म नीति बनाई जाएगी जिससे हरियाणा हरा भरा रह सके। इसके अलावा हर पेड़ की गिनती की जाएगी, वरना तो पता कैसे लगेगा हर एक पेड़ की। और गिनती तो सर अभी भी करते हैं, पेड़ों के पर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग संरक्षित वन के नाम से भी जाना करते हैं। हाँ ठीक है बात आपकी, लेकिन उन पेड़ों की गणना सीधे तरीके से नहीं, जियो टैगिंग से की जाएगी। आप लोगों को जो है ना ऑफिशियली ऑनलाइन तरीके से या एप्लीकेशन के माध्यम से उनका डेटा प्राप्त रहेगा कि हाँ इतने इतने पेड़ है वगैरह वगैरह। कालका से कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबी जो है ना नेचर ट्रेल की स्थापना की जाएगी। कालका कहां पड़ता है? पंचकुला के अंदर। कलेसर कहां पड़ता है? यमुनानगर के अंदर। तो इन दोनों के बीच में 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल, मतलब ये वृक्षों की ही लाइनें हैं समझ लीजिएगा, ग्रीन बेल्ट ही समझ लीजिएगा। इस ग्रीन बेल्ट को जो है ना वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है सर जी। इसके अलावा अगली बात आती है, हरियाणा के अंदर सभी पूर्व अर्धसैनिक बलों को रजिस्ट्रेशन करके पूर्व सैनिकों के समान लाभ देने का निर्णय है। ये 1 पेंशन 1 रैंक वाला ही सिस्टम है समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए इतने हाईलाइट्स आप लोगों को एक बार फिर याद कर
करवाता हूं, वादा करता हूं याद आपको हो जाएंगे, ध्यान एक पल भी ना चूकने देना बस, ठीक है। बात यह है कि क्या पढ़ रहे हो, बजट पढ़ रहे हो, बजट पढ़ रहे हो। इस बार का हरियाणा का पहला बजट कब आया, 1967 में आया, राइट। बजट कौन पेश करता है, बजट पेश करता है वित्त मंत्री। हरियाणा के वर्तमान वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री है वही वित्त मंत्री है, जिनका नाम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य बना जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर बजट पेश किया। 8 मार्च 2022 को जो है ना बजट पेश किया था, राइट। उसके बाद में अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो बजट है पिछली बार से इस बार जो है ना 15.5%, मोटे तौर पर याद कर लो, एग्जैक्ट याद करो तो 15.6% बढ़ गया है। इस बार का बजट जो है ना वो कितना था, इस बार का बजट था आपका 1,77,255.99 करोड़ का, 1,77,255.99 करोड़ का जो है ना इस बार टोटल बजट आया था। बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश कर दिया था। इस बार का बजट लोकसभा की तर्ज पे आया था जिसमें 8 कमेटियां बनाई गई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार के बजट में 4 जिलों के अंदर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात की गई है। हिसार है, रोहतक है, पानीपत है, यमुनानगर है। इन 4 जिलों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक बसों का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। 2000 नई बसें जो है ना हरियाणा के अंदर चलाई जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 300 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएगी, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 21 नए साइबर स्टेशन बनाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 2000 पुलिस आवासीय कॉलोनी होगी, 1000 महिला पुलिस मतलब महिलाओं कांस्टेबल की भर्ती होगी, वो तो ठीक है आपकी। मैक्सी कैब नीति तो आएगी। फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, उसको ऋण देने के लिए योजना स्टार्ट की गई। 200 पायलट जो है ना लाइसेंस, आपके 200 नए पायलट प्रशिक्षण के लिए जो है ना वो लाइसेंस दिए गए, पायलट ट्रेनिंग लाइसेंस जारी किए गए। 10 सिंगल एयरक्राफ्ट इंजन और 1 डबल एयरक्राफ्ट इंजन जो है ना वो खरीदे जाने की नीति बनाई गई। इसके अलावा 2 जिले हैं जिनका नाम, एक का नाम करनाल, एक का नाम भिवानी, इन 2 जिलों के हवाई पट्टियों को एक्सटेंड किया गया और 3000 से 5000 फीट जो है ना इनका टारगेट रखा गया है। इसके अलावा हरियाणा में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म नीति आ रही है। कलेसर से लेके कालका से कलेसर के बीच में 150 किलोमीटर लंबी एक नेचर ट्रेल बनाई जाएगी। पेड़ पौधों की नंबरिंग की जाएगी, हर वृक्ष का जियो टैगिंग वगैरह किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी रैंक 1 पेंशन तो हो ही जाएगा आपका, ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। स्टेट के पेपर में लगभग 3 से 4 नंबर के करंट अफेयर लास्ट पेपर को देखा जाए तो, और बाकी का मतलब 10 नंबर में से 50-50% रेशो कह सकते हो आप लोग, ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर का टॉपिक मत समझिएगा, ये टॉपिक एक्चुअली हरियाणा जीके का स्टैटिक पार्ट होता है। आप अपना सिलेबस चेक करो तो सिलेबस में सब एक मेंशन होता है, प्रॉपर टॉपिक होता है जिसका नाम होता है हरियाणा बजट, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये करंट अफेयर तो है ही है लेकिन ये स्टैटिक है, करंट अफेयर बेस्ड जीके बनती है, इसमें से कितनी योजनाएं आती हैं इनके अंदर से निकल के। तो समझदारी से देखना इस टॉपिक को, बहुत ही कामयाब है। सीईटी दे रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्टेट दे रहे हो तो भी मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से चौकन्ने होकर सुनते जाना, काम का डेटा है, जितना पढ़ाया है उतना मेरे हिसाब से याद हो गया होगा अगर ध्यान था तो आपको। अगली बात आती है किसानों के लिए घोषणा, और मैं सिर्फ काम की बात बता रहा हूं, उल फिजूल की बात नहीं, सिर्फ निचोड़ करके बता रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। फुल डिटेल से मैंने एक वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी अपने चैनल पे, लेकिन मैं सिर्फ काम की बातें बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आता हूं मैं यहाँ पे, तो क्या रहेगा कि एग्रीकल्चर के लिए बात करते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए घोषणाएं पूछी जा सकती है आपकी, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए 6497 करोड़ रुपए दिए गए, क्योंकि आपसे ये पूछा इसलिए जा सकता है हरियाणा राज्य कैसा राज्य है, हरियाणा राज्य कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है ना। और इसलिए ये सवाल पूछा जा सकता है क्या कि हरियाणा राज्य के लिए जो ना एग्रीकल्चर के लिए कितने करोड़ जो है ना दिए गए, तो हरियाणा राज्य के लिए एग्रीकल्चर के लिए टोटल 6497 करोड़ रुपए दिए गए। अच्छा, गर्मी सीजन के लिए मक्का की खरीद के लिए एमएसपी होगा। मक्के के लिए एमएसपी तो है ही है, लेकिन एक याद रखिएगा मूंगफली नाम की एक फसल है, इस मूंगफली को एमएसपी पे खरीदने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है आपकी, ठीक है। इसके बाद नई ग्रामीण संपर्क सड़कों के लिए जो है 200 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। ये सिंपल याद कर लेना, गांव के अंदर जो सड़कें होती है ना, गांव की सड़कों के लिए 200 करोड़ का अनुदान होगा। फसल समूह विकास कार्यक्रम के लिए 100 पैक हाउस की स्थापना की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, फसल समूह विकास कार्यक्रम। और इसके लिए कितने पैक हाउस की स्थापना की जाएगी, इसके लिए टोटल जो है ना वो 100 पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। ये भी बात आप लोगों को जो है ना याद करना है डियर, ये चीज याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना।
100 पैक हाउस की स्थापना की जाएगी फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत। 100 पैक हाउस की स्थापना, ठीक है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत 20,000 एकड़ फसल विविधीकरण का टारगेट है। इसका मतलब क्या है? चावल ना उगाओ और चावल की जगह अन्य फसल उगाओ, इसको ही बोला करते हो आप लोग फसल विविधीकरण, ठीक है ना। सीटी के लिए कंप्यूटर का वीडियो कौन सा देखें? कंप्यूटर का वीडियो वैसे तो कई सारे पड़े, पर एक मर्ज करके कंबाइंड वीडियो डाल दूंगा। वैसे सर्च कर लो, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल पे, चेक कर लेना उसमें वीडियो, ठीक है। हाँ, तो फसल विविधीकरण का मतलब क्या है? फसल विविधीकरण का मतलब आप कई सारी फसलें जो है ना, जैसे मान लेते हैं चावल की जगह दूसरी फसल गवार उगा दी है, या आप लोगों ने मक्का उगा दिया है, बाजरा उगा दिया, मूंगफली उगा दिया, ठीक है। तो 20,000 करोड़ फसल विविधीकरण का टारगेट रखा गया है। किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए 5 मशीन बैंक, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी सवाल बना है इस बार के बजट का। जैसे मान लेते हैं हैरो है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, ये तो खरीद के लाते तो बहुत महंगे आते हैं भाई, लाखों की मशीनें हैं ये। तो आप अच्छा, किसान सारा साल तो इनका यूज करता नहीं है, जब जब यूज करता है तभी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि सीजन में उसको 1 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, उतने दिनों के लिए किराए ले आए वो। तो किराए लाने के लिए 5 मशीन बैंक, भाई वहां से जाके किराए पे जाके वो ले आए, भाई जो भी उसका किराया होगा उस हिसाब से 1 महीने 2 महीने के लिए उसका वो यूज कर लेगा, ठीक है। किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत। कृषि दर्शन कार्यक्रम क्या है? कृषि दर्शन कार्यक्रम के अंदर किसानों का मार्गदर्शन मतलब क्या कि कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, मिट्टी की जांच, मृदा जांच लैब से मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाए, मिट्टी का हेल्थ कार्ड अच्छे से बने। इसके अलावा कहां से बीज खरीदना चाहिए, कहां फसल बेचनी चाहिए, ये सारी जानकारी खेती से रिलेटेड, इसी का नाम है कृषि दर्शन कार्यक्रम, ठीक है। एग्रीकल्चर की बातें दोबारा याद करो, ठीक है ना। इतनी ही इस लाइन की। पहली बात, इस बार का एग्रीकल्चर का बजट कितना था? 6497। कितना बजट है? 6497 करोड़ रुपए का बजट है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये थी कि ग्रामीण सड़कें कितने, ग्रामीण सड़कों के लिए कितने पैसे हैं? 200 करोड़ रुपए है। इसके बाद में कितने पैक हाउस बनाए जाएंगे? 100 पैक हाउस बनाए जाएंगे। इसके बाद में जो है ना, फसल विविधीकरण के लिए कितना जमीन का टारगेट रखा है? 20,000 एकड़ के ऊपर जो है ना फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण समझ गए होंगे, अलग अलग फसल, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में किसानों को किराए पे वो मशीनें देने के लिए कितने मशीन बैंक बनाए गए? 5 मशीन बैंक बनाए गए। किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए कितने आपके जो है ना कृषि दर्शन, क्या कार्यक्रम स्टार्ट किया गया? कृषि दर्शन कार्यक्रम है, उसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद में हरियाणा के अंदर हैफेड द्वारा गुड़ इकाइयां, अभी ये है कि हरियाणा में हैफेड ना गुड़ इकाइयां भी स्थापित करेगा और हैफेड बाजरे की बिस्किट भी बना रहा है। हरियाणा के हर एक जिले में दूध और दूध के अन्य उत्पादों की जांच के लिए लैब भी स्थापित की जा रही है। इसके लिए 30 नवंबर 2022 तक फसल ऋण को छोड़िएगा। हाँ, ये राइट, गिरते भूजल स्तर को रोकथाम करने के लिए 5000 रिचार्ज बोरवेल बनाने का टारगेट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? देखो, रिचार्ज बोरवेल का मतलब आप लोग, जैसे कई जगह पे ऐसे होते हैं ना आपके कि जहां पानी वेस्ट रह रहा होता है आपका, तो वहां पे बोरवेल है, पानी दोबारा आपका जमीन में भूतल में डाल दिया जाए। क्योंकि जो हरियाणा का ग्राउंड वाटर लेवल है ना, वो लगातार गिर रहा है। पिछले 5 सालों में 5 मीटर लेवल जो है ना, वो हरियाणा का ग्राउंड वाटर लेवल गिर गया है। चेन्नई भारत का या ऐसा एरिया बन गया एकमात्र जहां पे ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो गया? 0 हो गया, आपको शायद पता हो तो, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के 1214 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर फवारा सिस्टम और जो आपके पाइपिंग सिस्टम लगाते हैं, जिसमें प्रति बूंद अधिक फसल, ठीक है ना, हर एक पौधे के ऊपर टपकन विधि जो होती है ना, उसके लिए कितने रुपए दिए गए? 1214 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अंत्योदय परिवार जिनके पास पशु नहीं है, उनको रखने के लिए भूमि स्थान जो है ना नहीं है, उनको ये देने का टारगेट बनाया गया। खैर वो तो छोड़िए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए दोबारा बता देते हैं आपको। एग्रीकल्चर के लिए पैसा कितना मिला? 6497 करोड़ मिला। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कि गर्मी की सीजन के लिए मक्का की फसल है और मूंगफली की फसल है, इन दोनों को एमएसपी पे खरीदा जाएगा। इसके बाद में कितने पैक हाउस बनेंगे? 100 पैक हाउस बनेंगे। इसके बाद में फसल विविधीकरण कितने जमीन पे होगी? 20,000 एकड़ के ऊपर जो ना फसल विविधीकरण होगी। अच्छा, किराए पे मशीन लेंगे तो कितने मशीन बैंक बनाए गए हैं? 5 बनाए गए हैं। इसके बाद में किसानों को उनकी जमीन के बारे में या खेती के बारे में बताने के लिए कृषि दर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अलावा हरियाणा में हैफेड क्या करेगा? हैफेड गुड़ भी बनाएगा, गुड़ की यूनिट खोलने वाला है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो भूजल लेवल यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल जो धीरे धीरे गिर रहा है, उसको ऊंचा उठाने के लिए 5000 रिचार्ज बोरवेल का निर्माण किया गया।
प्रति बूंद अधिक फसल के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 1214 करोड़ रुपए जो है ना अलग से डाले गए हैं। ठीक है, चलिए सर, ये बात हमारे पास में पहुंच गई। अगली बातों को हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए अगली बातों को हम पहुंचाएंगे यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये रहा, अभी एग्रीकल्चर पूरा नहीं हुआ है। मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की सुविधा मिलेगी। देखो, एक तो क्रेडिट गारंटी योजना थी, उसके अंदर तो फ्लाइंग वाली बात चल रही थी। मत्स्य पालक जो मछली पालते हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड योजना, वही ऋण वगैरह लेने के लिए, छोटा अपना खुद का स्टार्टअप करने के लिए। ये क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव जरूरी। भिवानी में इंटीग्रेटेड एका पार्क स्थापित, एका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। सीधा सा ही सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है। हरियाणा के किस जिले के अंदर जो है ना एक्वा पार्क, ये एक्वा है, एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, भिवानी के अंदर बनेगा। भिवानी का गिगनाऊ सेंटर है, वहां पे स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा पूछा जाएगा हरियाणा के किस जिले के अंदर अत्याधुनिक थोक मछली बाजार बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, झज्जर जिले के अंदर बनेगा अत्याधुनिक थोक मछली बाजार बनने की पॉसिबिलिटी है। ये भी याद कर लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है ना। थोक मछली बाजार बनेगा आपका, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है डियर, ठीक है ना। ठीक है, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, अगला है कि हरियाणा में 10,000 की जनसंख्या से अधिक वाले गांव में नगर की तरह ही सुविधा दी जाएगी। क्या बात है, क्या गजब के क्वेश्चन है भाई। मैं कह रहा हूं हर एक लाइन में मेरे गूज बम्ब आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल है ये। मुझे खुद ऐसा अंदाजा लग रहा है कि हाँ यार ये कितने ज्यादा वैल्यूबल है। क्यों अंदाजा लग रहा है? क्योंकि मैं प्रीवियस पेपरों को देख रहा हूं ना, तो ऐसे ऐसे सवाल ही निकल के आ रहे थे। क्या कि हरियाणा के अंदर कितने हजार जनसंख्या वाले एरिया के अंदर नगर, मतलब गांव को भी शहर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ट्रीट किया जाएगा वैसी वैसी फैसिलिटी दी जाएगी, और वो आंकड़ा पूछा जाएगा कितने हजार पे, 10,000 के ऊपर। ठीक है, कुरुक्षेत्र में मछलियों से जुड़ा एक म्यूजियम बनेगा। हरियाणा के किस जिले में मछलियों से रिलेटेड एक म्यूजियम बनेगा? कुरुक्षेत्र में बनेगा। गुरुग्राम में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर जलीय पौधे, मछलियां और जंतुओं के लिए एक अत्याधुनिक एक्वेरियम बनाया जाएगा। अब एक एक जिले हैं तो करके इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पूछूं भिवानी के अंदर तो क्या बनेगा? इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनेगा। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा पूरा नाम। झज्जर के अंदर अत्याधुनिक थोक मछली बाजार बनेगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर मछलियों से जुड़ा म्यूजियम बनेगा। गुरुग्राम के अंदर जो ना जलीय पौधे, मछली और जंतुओं का एक्वेरियम, जिसमें जलीय पौधे, पानी वाले पौधे भी है, मछली भी है, इन दोनों को ही मिला के एक जो पार्क बनेगा वो बनेगा कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर बनेगा। और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 क्लस्टर में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम होंगे आपके। क्लस्टर मतलब 100 ऐसे एरिया टुकड़े में बांट लिए जहां पे लोगों को प्रोत्साहन किया जाएगा कि आप प्राकृतिक खेती को ज्यादा करो। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फटाक से दोबारा रिवाइज करते हैं। मत्स्य पालकों के लिए बात करते हैं तो इनके लिए जो है ना वो क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की गई है ताकि वो ऋण लेके अपना खुद का सेटअप कर सकते हैं। दूसरी बात, हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर जो है ना इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। झज्जर जिले के अंदर तो क्या होगा? अत्याधुनिक मछली बाजार होगा। इसके बाद में आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो है ना वो मछली का म्यूजियम भी बनने वाला है, और गुरुग्राम के अंदर जलीय पौधे और मछलियों के लिए एक्वा पार्क बनाया जाएगा। ये चीजें आप लोगों को भूलनी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद में अगली बात है मोटे अनाज। अच्छा, जब भी मैं मोटा अनाज कह रहा हूं ना तो समझ लेना 2023 को, बाजरा मक्का इसमें आता है, 2023 को जो है ना वो अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया जा चुका है यूएनओ के द्वारा ही, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से साल को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है? साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो हाँ, मोटे अनाजों पर रिसर्च व उत्पादन में सुधार के लिए प्रशिक्षण हेतु भिवानी में एक क्षेत्रीय अनुसंधान स्थापना की जाएगी। क्या बात है, कितना गजब का सवाल है। हरियाणा के किस जिले के अंदर मोटे अनाज पे रिसर्च के लिए एक लैब खोली जाएगी? सिंपल कर रहा हूं, बहुत सारा सवाल आपका। एक ट्रेनिंग के लिए एक केंद्र है, सेंटर खोला जाएगा। क्षेत्र आपका भिवानी का गिगनाऊ है ये वाला, तो ये भी याद करना। भिवानी के अंदर
मोटे अनाजों पे रिसर्च करने के लिए एक सेंटर स्थापित किया जाएगा। किस जिले में मोटे अनाजों पे रिसर्च करने के लिए सेंटर खोला जाएगा? जिला रहेगा भिवानी जी आपका। उसके बाद में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिले सिरसा और फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि पानी को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए किन जिलों के अंदर जो है ना वो सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा सिरसा और फतेहाबाद, क्योंकि इन जिलों में कपास बहुत होती है, तो लोग कपास उगाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें पानी बहुत लगाते हैं सीधा। तो अब क्या किया जाएगा? सूक्ष्म सिंचाई है, या तो हो सकता है फवारा सिस्टम लग जाए, या कहीं ड्रिप इरिगेशन में वो आपका बूंद बूंद करके पौधे की जड़ के अंदर ही जाए। इस चीजों पे ध्यान दिया जाएगा स्पेशली। कपास उत्पादक जिले कौन से हैं? सिरसा और फतेहाबाद। इनके अंदर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, इसको अप्लाई किया जाएगा। इस बात को भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट सर बहुत अच्छे से क्लियर करवा देते हो, थैंक यू सो मच डियर, ठीक है ना। पशुपालन व डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 1 लाख अंत्योदय परिवारों की आर्थिक मदद का। अब ये बात याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर अंत्योदय क्या होता है मैंने आपको अपने कई सेशन में बताया होगा, आज फिर बता रहा हूं। जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है वो तो गरीब परिवार है, और जिनकी सालाना इनकम 50,000 से कम है वो अति गरीब परिवार है। तो अंत्योदय परिवार मतलब जो 1,80,000 के अंडर आते हैं। साल 2022 को वैसे अंत्योदय वर्ष ही मनाया जा रहा है। तो इस अंत्योदय परिवारों को स्पेशली जो है ना पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में, अब देखो गाय भैंस ऐसा तो है नहीं कि वो सस्ती आती है। अब ऐसा कोई कह दे कि जिसने भैंस पाल रखी है, क्या ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लाखों रुपए की भैंस आती है, उसको खरीद पाना भी एक आम आदमी के बस की बात है नहीं। जिसकी सालाना इनकम ही 1,80,000 है, वो कैसे 2 भैंस खरीद लेगा? या एक ही भैंस 1 लाख की आती है, 1.5 लाख की आती है, कैसे खरीद लेगा? वो नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए जो है ना उनको इस डेयरी क्षेत्र के लिए अनुदान देने के लिए पशु वगैरह खरीद पाए, वहां पे इनको सब्सिडी दी जाएगी। ये है 1 लाख अंत्योदय परिवारों की आर्थिक मदद का टारगेट है इसके अंदर। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले बछड़ों पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद करना आप लोग, ठीक है। गाय हमेशा ही जो है ना वो फीमेल गाय ही पैदा करे। बछड़ा बछड़ी जो जानते हो आप लोग, हमेशा फीमेल ही पैदा करे। जो भैंस है, भैंस के हमेशा फीमेल भैंस, मतलब भैंस के भैंस ही पैदा हो, झोटा पैदा ना हो। कुछ इस प्रकार के लिए एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। हिसार के अंदर एक सीमेन लैब स्थापित की जा रही है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसी के लिए जो अगर कोई ऐसा करवाता है, इस टेक्नोलॉजी से अपने गाय भैंस के बच्चा पैदा होता है, तो उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस बार के बजट में ये भी कहा गया आपका, ठीक है ना। जिनके पास खुद की जमीन नहीं है गाय भैंस रखने के लिए, उनको शेड वगैरह दिया जाएगा। वो तो चलो ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो सर, ये हुआ आपका पूरा एग्रीकल्चर का बजट हुआ। एक बार चलिएगा इसको हम लोग यहां से, ठीक है ना। अब हम एक बार फिर से एग्रीकल्चर वाला दोबारा रिवाइज करते हैं। थोड़ा सा लेंथी था एग्रीकल्चर, पर फिर भी देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर, क्योंकि जरूरी भी है ना। आपका हरियाणा कृषि प्रधान राज्य में से एक आता है। एग्रीकल्चर का बजट कितना था? 6,497 करोड़ था। कितना था? 6,497 करोड़ था। कौन सी फसलों पे एमएसपी की बात हो रही है? मक्का और मूंगफली। मूंगफली पे तो एमएसपी देने वाला भारत का पहला राज्य है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कम से कम इतना रुपए तो होगा ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या, गाँव के अंदर सड़कें बनाने के लिए कितने पैसे दिए गए हैं? 2,000 करोड़, सॉरी हाँ 200 करोड़। उसके बाद में कितने पैक हाउस बनेंगे? 100 पैक हाउस बनेंगे। फसल विविधीकरण कितने जमीनों पे होगा? 20,000 एकड़ के ऊपर फसल विविधीकरण होगा। किसान किराए पे मशीन लेके आ पाए, इसके लिए कितने मशीन बैंक बनाए गए? 5 मशीन बैंक बनाए गए। इसके बाद में किसानों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी देने के लिए कृषि दर्शन कार्यक्रम जो है ना, इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा हरियाणा में जो हैफेड है, हैफेड के चेयरमैन का नाम कैलाश भगत है, याद रखना। अच्छा, हैफेड जो ना, हैफेड बाजरे की बिस्किट भी बनाएगा, गुड़ भी बनाएगा। इसके अलावा हरियाणा के अंदर और है कि जो भूजल लेवल गिर रहा है लगातार, जो हरियाणा का ग्राउंड वाटर लेवल गिर रहा है, इसके लिए 5,000 रिचार्ज बोरवेल बनाने का टारगेट रखा गया है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 1214 करोड़ की सब्सिडी देने का टारगेट बनाया गया है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो मत्स्य पालन करता है, मतलब मछली पालन करता है, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि वो ऋण देके अपना खुद का जो है ना एक स्टार्टअप बना सके। हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर जो है ना इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया गया। भिवानी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय थोक मछली बाजार, और कुरुक्षेत्र के अंदर मछलियों से जुड़ा एक म्यूजियम है। गुरुग्राम में मछली और जलीय जीव दोनों के लिए, मतलब क्या है, आपका जलीय पौधे हैं, जंतु है, और ये आपका मछली है, इनके लिए एक्वेरियम
एक्वेरियम स्थापित करने का टारगेट है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को मोटे अनाजों वाला, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है मोटे अनाजों का, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, ये यूएनओ ने घोषणा कर दी है। जल संरक्षण को, पानी को बचाने के लिए फतेहाबाद और सिरसा के अंदर जहां कपास ज्यादा होती है वहां पे ड्रिप इरिगेशन की बात की गई है, वो ऐसी माइक्रो इरिगेशन की बात की गई है। और जल संरक्षण की ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा में कौन है? उनका नाम है मनिका शोकंद, जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना की भी ब्रांड एम्बेसडर है, जींद जिले की उचाना की है। और जल संरक्षण के लिए मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, एक सुजल योजना भी स्टार्ट की गई है। किस योजना को शुरुआत की गई है? सुजल योजना, जो कि 13 जून 2022 को स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री के घर से, जिसका नाम है संत कबीर कुटीर। याद करो, मेरे प्रीवियस लेक्चर को याद आ जाएगा शायद, ठीक है ना। इसके अलावा आपका अंत्योदय परिवार वगैरह ये तो ठीक है, चलो सिंपल था। एजुकेशन पे आ जाओ थोड़ा सा अब आप लोग, ठीक है ना। एजुकेशन के लिए बात करूं तो सरकारी कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन को शामिल करने के लिए निर्णय लिया गया है। कहने का मतलब है कि स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा। ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये पॉइंट याद रखना। सरकारी कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग और जो ना स्किल ट्रेनिंग के जो सर्टिफिकेशन है, इसका कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। कौशल विकास के लिए गुरु शिक्षा योजना है, इसके तहत 25,000 गुरु और 75,000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों को जो है ना ट्रेनिंग देने का टारगेट रखा गया है। कौशल विकास के लिए गुरु शिक्षा योजना है, 25,000 गुरु और 75,000 शिष्यों को सहित 1 लाख व्यक्तियों को ट्रेनिंग। मतलब क्या है कि 25,000 तो टीचर्स होंगे, 75,000 इसमें स्टूडेंट होंगे, लगभग 1 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैब दे ही दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 5 मई 2022 को ई अधिगम योजना के तहत ऑलरेडी 10वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को टैब दे दिया। सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ दिया गया। ये भी छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट हो गया एक आपका, ठीक है ना, क्या कि 3 सालों में 362 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। संस्कृति मॉडल स्कूल मतलब वो स्कूल है जो गाँव के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल के ऊपर जो है ना वो तर्ज, मतलब जैसे प्राइवेट स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड वगैरह होता है ना, एज इट इज ऐसा ही होने वाला है संस्कृति मॉडल स्कूलों में। कितने खोले जाएंगे याद कर लेना, 3 सालों में 362 खोले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 8वीं से 12वीं कक्षा विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट वाइज ओलंपियाड और पुरस्कार दिया जाएगा। इस साल हरियाणा के 100 सरकारी स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर स्थापित करने का, ये एक और इंपॉर्टेंट आ गया। हेरिटेज कॉर्नर मतलब बच्चा जो है ना ये जानकारी ले सके अपने इतिहास के बारे में। स्कूल के अंदर एक छोटा सा मॉडल ताजमहल का पड़ा है तो वो जानकारी ले सके इसके बारे में, इसलिए 100 हेरिटेज कॉर्नर स्थापित करने का टारगेट है। नूह के अंदर जो है ना बहुविषयक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बहुविषयक का मतलब होता है कि मल्टी सब्जेक्ट वाला एक जो है ना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय मतलब एक यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी। और ये फिर हो गया इंपॉर्टेंट। नूह वैसे भी आप लोग जानते हो कम पढ़ा लिखा है, अति पिछड़ा एक आपका जिला आता है। इस जिले के अंदर मल्टी सब्जेक्ट का एक आपका यहाँ पे जो ना स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सभी सरकारी स्कूलों में 10 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। साल 2025 के अंदर पूरे हरियाणा राज्य में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। पूरे भारत में 2030 तक होएगी। बेटियों को सुरक्षित और सुलभ परिवहन के लिए साथी योजना की शुरुआत। शायद मैंने बता दिया था आप लोगों को, साथी योजना का मतलब है, एक दो बच्चा कह रहा था ये सारथी है, साथी नहीं है भाई, ये साथी ही है, सारथी नहीं है, ठीक है ना। साथी का मतलब यही है कि बेटियों के लिए स्कूल कॉलेज जाने के लिए उनको फ्री ट्रांसपोर्ट देना, यही काम है इसका। स्कूल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम में 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। बच्चों का जो है ना उनका हेल्थ सिस्टम चेक किया जाएगा, पूरी बॉडी का ब्लड लेवल चेक किया जाएगा, सब चीज़ चेक की जाएगी। उनको जैसे मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनेगा ऐसे जो है ना वो बॉडी का भी हेल्थ कार्ड बच्चों को दिया जाएगा। गाँव के अंदर लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, ई लाइब्रेरी। और मैं बता देता हूँ हरियाणा की पहली ई लाइब्रेरी करनाल जिले के काछवा गाँव के अंदर खोली गई है, ये याद रखना। एजुकेशन दोबारा पढ़ते हैं। एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे ही हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही पॉइंट है। एक तो 1 लाख गुरु और शिष्य को ट्रेनिंग दी जाएगी कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट की। 25,000 तो इसमें टीचर होंगे, 75,000 इसमें बच्चे होंगे। दूसरी बात, ये 10वीं 12वीं वाला टैब वाला मेरे को ये पता है, आपको याद हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा अगले 3 सालों में 362 नए संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए जाए।
जाएंगे। इसके बाद में हरियाणा के कितने सरकारी स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर होंगे? 100 सरकारी स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर बनाए जाएंगे। इसके अलावा किस जिले के अंदर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, किस जिले के अंदर जो है ना मल्टी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी? नूह के अंदर की जाएगी। साथ ही योजना पहले ही हो गया है, 25 लाख बच्चों को जो है ना हेल्थ कार्ड बनेंगे, स्कूल हेल्थ कार्ड, और हर एक गांव के अंदर ई लाइब्रेरी बनेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप लोग दुनिया भर की जो भी जो आपकी मैगजीन्स होती है वो पब्लिश होती है और सारी आप कंप्यूटर पे पढ़ पाओ उनको तुरंत ही। तो ये ई लाइब्रेरियाँ बनाई जाएगी, ऐसी याद रखना। स्पेशली महिलाओं के लिए बात कर दी जाए तो महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं भैया आपकी? महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए की नगद राशि वाला सबसे इंपॉर्टेंट बस यही है, जिसमें सुषमा स्वराज हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए अवार्ड दिया जाएगा। हर साल हरियाणा में 5 लाख रुपए का सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाएगा, 8 मार्च को दिया जाएगा। हरियाणा की महिला है जिसने एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी भी क्षेत्र में योगदान दिया है उसको 8 मार्च को सम्मानित किया जाएगा, इसी के लिए ही, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के एक योजना स्टार्ट की गई, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मैंने अपने लास्ट लेक्चर योजना वाले में पढ़ाई थी, अगर ध्यान से पढ़ी थी ना तो अब याद होगा। ये मैंने कहा था 3 लाख रुपए तक का जो है ना इसके अंदर ऋण दिया जाएगा 7% ब्याज के ऊपर, याद कर लो अगर याद आ रही है तो। कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में नए आवास बनाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जो महिलाएं काम करती है उनके लिए क्वार्टर बनाए जाएंगे, स्पेशली कामकाजी महिलाओं के लिए रहने के लिए अलग से सरकार की तरफ से क्वार्टर होंगे। कितने, कौन से जिले में? फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला के अंदर। और ये तीनों ही जिले हैं जो हरियाणा के अंदर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया में आते हैं। गुरुग्राम पहला था, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा पंचकुला, तीनों ही मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया का पार्ट हैं आपके। इसके बाद में जो है ना आपका, इसको छोड़िए, इसके बाद में ये रहा भिवानी जिले के कुडल और छप्पार व सोनीपत जिले के गन्नौर में 3 नए महिला विद्यालय खोलने की घोषणा। लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। हरियाणा का एक जिला भिवानी हो गया, भिवानी का कुडल हो गया, दूसरा कुडल और छपार हो गया, दूसरा जिला हो गया सोनीपत जिसका गन्नौर हो गया, ठीक है ना। ये 2 जिले और 3 आपके भिवानी के तो 2 क्षेत्र हो गए, कुडल और छपार, और सोनीपत का एक हो गया कौन सा? गन्नौर। यहाँ पे 3 महिला महाविद्यालय यानी कि वुमेन कॉलेज सेटअप करने की घोषणा हुई है। कुडल, छपार, गन्नौर, कुडल, छपार, गन्नौर। छपार गन्नौर तो बोलने में भी सेम है, छपार गन्नौर बोलने में सेम है। सोनीपत भिवानी, सोनीपत भिवानी, कुडल, छपार और गन्नौर। कुंडल से कुंडल याद कर लो, महिलाएं कानों में कुंडल पहनती है। कानों में होता है कुंडल या कहीं और होता है? कुंडल कहाँ होता है? मान लो, मैंने मान लिया, ठीक है ना, कुंडल कानों में पहन लिया, ठीक है ना। महिला कानों में कुंडल पहनती है, ठीक है ना। अब लड़कों का ये भी समस्या होती है कौन सा क्या है। कुंडल चलो मान लिया, कुंडल हाथ का तो नहीं है कहीं, चलो कुंडल कान का ही होगा यार। कुंडल कान में पहनती है महिलाएं, ठीक है ना, कुंडल। और छपार, छपार से क्या है? छपार छापे वाले कपड़े पहनती है महिलाएं, ठीक है ना। छपार छापे वाले कपड़े बहुत पहनती है, छापे वाले घाघरे पहनती है, छापे वाले सूटों के ऊपर बहुत सारे फूल फाल बने होते हैं, ठीक है ना। मतलब लड़कों की जींस होती है बहुत सिंपल सी प्लेन से जींस होती है, ठीक है ना। लड़कियों की जींस पे फूल कबूतर मतलब जो भी कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है ना, समथिंग। अच्छा, गन्नौर, गन्नौर तो सोनीपत का तुम्हें वैसे भी याद है, ठीक है ना। तो कुंडल कान, कुंडल हो गया, छपार छापा से ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। भिवानी के कुडल, छपार और गन्नौर यहाँ पे बनेंगे आपके। 2022-23 के दौरान 10,000 स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह का मतलब ये होता है कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, ठीक है। मतलब जैसे सिलाई मशीन का खुद का सेंटर खोल लिया, तो ऐसे 10,000 स्वयं सहायता ग्रुप है वो सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं की इनकम है बढ़ाने की बात है, और कौन सी है आपकी? हाँ, ये रहा, महिलाओं के लिए आरक्षित 33% स्थानों की बजाय 50%। जहां महिलाओं का आरक्षण हरियाणा में 33% था, उसको बढ़ा के 50% किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो महिलाओं वाला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्या? एक तो आपको याद रखना है सुषमा स्वराज पुरस्कार, उसमें 5 लाख दिए जाएंगे। दूसरा याद रखना है महिला हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा 7% ब्याज की दर पे। तीसरी बात है फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला में जो है ना आवास बनाए जाएंगे। अगली बात है भिवानी के कुडल, छपार में, सोनीपत के गन्नौर में महिला महाविद्यालय बनाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं का जो आरक्षण जहां 33% था वहां पे बढ़ के 50% हो गया है, ठीक है ना। ठीक है, चलो सर, अगला जो आपका बन रहा है वो है स्वास्थ्य योजना की बात की जा रही है, ठीक है ना। इसके लिए बजट ये याद कर लेना 8,926 करोड़ था अलग से,
जितना जरूरी है उतना ही बता रहा हूं, कोई फालतू बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, एक तो आयुष्मान भारत योजना में सबको शामिल कर लिया, 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज वाली योजना में, ठीक है। अच्छा, हरियाणा के पीजीआई रोहतक में किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा, ये बात हो गई है, अब सिंपली याद हो गया आपका, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना, कैथल, सिरसा, यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी। बजट के अनुसार कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे? कैथल, सिरसा, यमुनानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे आपके। इसके अलावा पलवल, दादरी, पंचकुला, फतेहाबाद में भी मेडिकल कॉलेज, और जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, पलवल, चरखी दादरी, ये सारे ही हैं आपके। तो मतलब मेन तो किडनी ट्रांसप्लांट वाला याद रखना, और एक मेन याद रखना 8,926 करोड़ का बजट, और आयुष्मान भारत योजना में हरियाणा के सभी जो है ना उनको शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद में अभी और भी चीजें हैं आपकी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, यही है ना, एक सेकंड, ये रहा। इसके बाद में जो ना पंचकुला, नहीं 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 नहीं, 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे भाई कहाँ गया वो पॉइंट, ये रहा। मानसिक दिव्यांगों के लिए अंबाला में आजीवन देखभाल के लिए गृह, मतलब कहने का ये है कि एक आपने पागल खाना आगरा सुना होगा, जयपुर सुना होगा, हरियाणा के अंदर पागल खाना वाला पॉइंट है, और ये पागल खाने वाला पॉइंट कहाँ पे, अंबाला के अंदर है, ये याद रखना। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एड्स वाले मरीजों को हर महीने 2250 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है ना, 2250 दिए जाएंगे एड्स वाले मरीजों को। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में 4 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को जो है ना शामिल किया गया है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2600 करोड़ दिए गए हैं हरियाणा में, हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनेगा, ठीक है आपका, ठीक है। बस सिंपली याद करना है आपका, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है बजट। एक तो ना ये एड्स वाला याद रख लेना, बहुत ज़रूरी है। एक ही अंबाला का जो है ना ये वाला याद कर लेना आप लोग, ग्रह पूरी ज़िंदगी भर के लिए जो दिमाग से थोड़े से मतलब जैसे हिले हुए हैं, पैदल हैं, या हो जाता है कोई प्रॉब्लम दिमाग की, तो उनके लिए रखने के लिए अंबाला के अंदर जो है ना ये सेंटर सेटअप किया जाएगा। खेल वाली बातें हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर चुके हैं। अब फिलहाल तो तुम बस इतना याद करना, 540 करोड़ रुपए खेल का बजट था, एक तो छोटा सा पॉइंट हो गया ये। 1100 नई खेल नर्सरियां बनाई जाएगी, ठीक है ना। और आप लोगों को जो है ना हरियाणा के अंदर खेल राज्य संस्थान, एक पंचकुला के अंदर ना खेल राज्य संस्थान का टारगेट रखा गया है, स्पेशली बनाया गया है आपका, ठीक है। बस फिनिश।